बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का आपका इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के सिलेबस के बारे में। और ये सिलेबस 2026 और 27 के आपके जो मिड टर्म के एग्जाम होने वाले हैं, जिसे आप फर्स्ट टर्म या फिर टर्म वन भी कह सकते हो, इसके लिए रहेगा। ठीक है। और इस वीडियो में आपके मिड टर्म के सिलेबस के साथ साथ हम ये देखेंगे कि जो भी आपके चैप्टर्स मिड टर्म में आएंगे, उन चैप्टर्स के अंदर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में भी। और स्पेशली ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहने वाली है, तो आप सभी बच्चे वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, जो भी आपका सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, इसी सिलेबस को अच्छे से आपको मैं डिकोड करके समझाने वाला हूँ। तो कोई भी क्वेश्चन डाउट हो आपकी सिलेबस के बारे में, तो ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, आप मुझे फॉलो मैसेज कर सकते हो। बाकी क्लास 12th के इंपॉर्टेंट नोट्स पीडीएफ और अपडेट के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको जरूर ज्वाइन करो। डायरेक्ट ज्वाइनिंग लिंक बच्चों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके देख लेना। ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से सेट करना। ठीक है। देखो बच्चों, सबसे पहले जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपकी जो बुक नंबर 1 है हिंदी की, अगर हम बात करें तो समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, है ना। तो इस बुक के अंदर से कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, तो मैंने विषय सूची यहाँ पे लगा रखी है, जिसमें से सबसे पहला आपका चैप्टर नंबर 1 है परिचय। ठीक है, यानी कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। सेकंड आपका चैप्टर रहने वाला है राष्ट्रीय आय का लेखांकन, जो कि आपको पढ़ना है। अब जैसे पहला चैप्टर है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें से, इसमें आप जानोगे कि समष्टि अर्थशास्त्र जो है इसका उदय कैसे हुआ। सेकंड टॉपिक आप जानोगे कि वर्तमान की पुस्तक का इसका क्या संबंध है। फिर राष्ट्रीय आय का लेखांकन, ये जो चैप्टर है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें, जैसे कि समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूलभूत संकल्पनाएं क्या हैं, आय का वर्तुल प्रभाव और राष्ट्रीय आय की गणना विधि क्या है, व्यय विधि, आय विधि, साधन लागत, ये सभी हैं, है ना, ये सारे टॉपिक। फिर चैप्टर थर्ड है हमारा मुद्रा और बैंकिंग, जैसे कि मुद्रा जो होती है करेंसी, वो कैसे काम करती है, मुद्रा की जो मांग है और मुद्रा की पूर्ति, ये 2 पॉइंट बनते हैं। उसके बाद बैंकिंग व्यवस्था द्वारा साख सृजन कैसे किया जाता है, मुद्रा पूर्ति के लिए नियंत्रण और नीतिगत उपकरण क्या-क्या होते हैं। ठीक है ना, ये टॉपिक्स हैं। उसके बाद आपको चैप्टर 5 पढ़ना है। चौथा चैप्टर जो है ना आपका ये वाला आय और रोजगार का निर्धारण, ये आपका मिड टर्म में नहीं आएगा, फाइनल में आएगा, बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, मिड टर्म में नहीं आएगा। पांचवा चैप्टर पढ़ेंगे सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। ठीक है, जैसे कि सरकारी बजट का अर्थ क्या है, इसके अवयव क्या होते हैं, इसके उद्देश्य क्या है, प्राप्तियों का वर्गीकरण कैसे होता है, पूंजीगत लेखा जोखा क्या होता है ना। और एक आधे पॉइंट ये रहे। ठीक है ना, तो ये सारे पॉइंट आपको पढ़ने हैं। अब इसी सिलेबस को थोड़ा सा एकदम ना आप ऐसे समझो कि एकदम ईज़िली तरीके से, जैसे कि यूनिट नंबर 1 राष्ट्रीय आय और संबंधित समुच्चय, जिसमें सबसे पहला चैप्टर था समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। उसके बाद सेकंड हमारा चैप्टर था, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये रहे। फिर ये हमारा थर्ड चैप्टर था मुद्रा और बैंकिंग के, ये टॉपिक रहे। और ये हमारा पाँचवाँ चैप्टर था। ये यूनिट के हिसाब से दे रखा है, वैसे मैं आपको चैप्टर के हिसाब से बता रहा हूँ कि किसमें क्या पढ़ना है। ओके बच्चों, सब कुछ लिखा हुआ है। जैसे केंद्रीय बैंक क्या है, उसके काम क्या होते हैं, निर्गम बैंक क्या है, सरकार का बैंक, बैंकों का बैंक, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों इसी की इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, जैसे कि हमारी सबसे पहली यूनिट है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। अब इसके अंदर सबसे पहले आप समझेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है आखिर। उसके बाद इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या क्या होते हैं, लाइक कंजप्शन गुड्स, कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स, है ना, ये सारी चीज़ें। उसके बाद करिकुलर फ्लो ऑफ इनकम टू सेक्टर मॉडल, है ना, इसके बारे में आप जानोगे। उसके बाद ये आपका आ जाएगा एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम, लाइक जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि एनएनपी, जीडीपी, एनडीपी, इनके बीच का डिफरेंस वगैरह, ये सारी चीज़ें आएंगी। ओके, देन नेक्स्ट आएगा हमारा मनी एंड बैंकिंग। तो मनी एंड बैंकिंग के बारे में आपको सबसे पहले मनी की जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सारी पढ़ेंगे आप। इसका मीनिंग, इसके फंक्शंस, सप्लाई ऑफ मनी क्या होती है। ठीक है, और एक आधा पॉइंट ये रहा। देन उसके बाद में आपको सेंट्रल बैंक और इसके फंक्शंस के बारे में जानना होगा, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एग्जांपल के लिए, बैंक ऑफ इश्यू के बारे में, गवर्नमेंट बैंक, बैंकर्स बैंक, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट थ्रू बैंक रेट, ये सब है। सीआरआर है, एसएलआर, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, ये सब चीज़ें इसमें हैं। ओके, देन नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। तो इसके अंदर गवर्नमेंट बजट के बारे में जितनी सारी चीज़ें वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके,
तो बुक 1 हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम सेकंड बुक को देखते हैं बच्चों, जो कि है हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। आप ये मान के चलो कि ये जो बुक है ना, मिड टर्म के अंदर 70 से 75% पूछी जा रही है। जी हाँ, 70 से 75% मिड टर्म में ही आ रही है। कैसे? हमारा जो सबसे पहला चैप्टर नंबर 1 है, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, ये हमें पढ़ना है। सेकंड चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 90 तक, ये हमें पढ़ना है। फिर हमारा अगला चैप्टर है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, एक समीक्षा, ये भी हमें पढ़ना है। चौथा चैप्टर है भारत में मानव पूंजी का निर्माण, ये भी हमें पढ़ना है। एंड देन चैप्टर नंबर 5 ग्रामीण विकास, ये भी हम पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 6 रोजगार समृद्धि और अनौपचारिक एवं अन्य मुद्दे। तो आप खुद सोचो, 6 चैप्टर आपके मिड टर्म में इस बुक से आ रहे हैं। अब जैसे पहला वाला चैप्टर है, तो अंग्रेज जब हम पे शासन कर रहे थे, उस समय हमारा निम्न स्तरीय आर्थिक विकास कैसे था, किसी क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, विदेशी व्यापार में जनांकी स्थिति, व्यावसायिक संरचना, आधारिक ये सभी स्वतंत्रता प्राप्त होने से पहले की स्थिति कैसी थी, वो है इसके अंतर्गत। सेकंड चैप्टर में पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य के बारे में आप जानेंगे। कृषि क्या थी, उद्योग व्यापार कैसे इन योजनाओं में लागू हुए, ठीक है ना। व्यापार नीति क्या थी, आयात प्रतिस्थापन क्या थे, हटाए गए, लगाए गए, क्या इंपॉर्टेंस रही, कैसे लाभ हानि हुए, सब। फिर अगली यूनिट जो है हमारी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण वाली, तो इसमें पृष्ठभूमि इन तीनों की समझेंगे। फिर इन तीनों के जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये क्या है, इनकी विशेषताएं क्या है, इनके लाभ हानि क्या है, सब कुछ इसमें आएगा। ठीक है। चौथे चैप्टर के अंदर आप मानव पूंजी क्या है, मानव पूंजी के स्रोत क्या है, मानव पूंजी और मानव विकास का आपस में संबंध क्या होता है, ये सब जानेंगे। भारत में मानव पूंजी निर्माण की स्थिति कैसी है, शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय, ये सब है। चैप्टर 5 के अंदर ग्रामीण विकास क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में साख और विपणन का क्या मतलब होता है, क्या सरकार इसमें सहायता करती है, कैसे करती है, कृषि विपणन व्यवस्था क्या होती है, इसमें क्या समस्याएं आती हैं, क्या विशेषताएं हैं, ये सब इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है। जो हमारा 6 चैप्टर है, इसमें श्रमिक और रोजगार जो है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है। लोगों की रोजगार में भागीदारी कैसे है, स्वनियोजित तथा भाड़े के श्रमिकों के बारे में क्या जानेंगे, मतलब ये सब जानेंगे। फार्म, कारखाने, कार्यालय, यहाँ पे रोजगार कैसे मिलते हैं, ठीक है, स्थिति कैसी होती है, सब ये हम जानेंगे इसमें। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें ये रही। अब यही सब बिल्कुल सिंपल सा आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि पहला चैप्टर है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति। उसके बाद कृषि, उद्योग, लघु उद्योग, विदेशी व्यापार, ये यानी कि हमारा जो वो वाला चैप्टर था, ठीक है ना। ये दूसरा, तीसरा हो गया 1991 से आर्थिक सुधार। ठीक है। चौथा हो गया मानव पूंजी निर्माण। पांचवा ग्रामीण विकास। ठीक है। और और कौन सा था, रोजगार सम, हाँ ठीक है, ये रहा। छठा हो गया हमारा रोजगार के बारे में। ओके बच्चों, तो ये सब इसके अंतर्गत है। देन सेम ही इंग्लिश में देखेंगे, तो यूनिट 6 के अंदर से डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 टू 90 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। इन दोनों यूनिट, या फिर यूं कहें इस यूनिट 6 के अंदर आप समझेंगे अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि भारत की आज़ादी से पहले कैसी इकोनॉमिक स्थिति थी हमारी। इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम एंड कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स, यानी कि पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर्स प्लान्स के बारे में आप देखेंगे। इन 5 ईयर प्लान्स में मेन फीचर्स क्या थे इसके, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज क्या क्या थी एग्रीकल्चर्स की, ठीक है ना, इसके बारे में। फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, जिसमें आप फीचर्स एंड अप्रेजल्स ऑफ लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, जैसे कि एलपीजी पॉलिसी वगैरह, इसके अंतर्गत आप जानेंगे, जीएसटी, सब कुछ। देन चैप्टर 7 मतलब यूनिट 7 है, जिसमें चैप्टर है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंतर्गत आते हैं। ओके बच्चों, ये चीज़ें हुई। अब एक चीज़ ना बड़े गौर से सुनो, ये जो भी सिलेबस अभी तक आपको मैंने बताया है, अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर सिलेबस तो बहुत बड़ा है, कैसे करेंगे। तो देखो, आई विल ट्राई कि आपके जो मिड टर्म के एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, इन मिड टर्म के एग्ज़ाम के लिए हम आपको इकोनॉमिक्स के 1-2 नहीं, कम से कम 4 से 5 इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर आपको करवा सकें, वो भी अच्छे से सॉल्यूशन के साथ में। तो मैं चाहता हूँ कि आप सारे बच्चे हमसे ज़रूर जुड़ें। मिड टर्म के एग्ज़ाम के टाइम पे हम आपको ज़रूर से सैंपल पेपर करवाएंगे, और इन्हीं सैंपल पेपर से आपके दोनों ही बुक्स का, चाहे आप हिंदी मीडियम के बच्चे हों या फिर इंग्लिश मीडियम के, दोनों ही बुक का बहुत अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम आपके लिए बनाएंगे, पेपर बनाएंगे, वो ऐसा बनाएंगे कि पूरे सिलेबस का रिवीजन हो सके आपका।
है ना? तो बस आपको करना क्या है सिंपल सा बच्चों, आप हमसे जुड़े ज़रूर रहना। जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल नोटिफ़िकेशन को ऑन कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर जॉइन करना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ग्रुप को जॉइन करना। क्योंकि पता है क्या होता है, कई बार हम एक ही दिन में 8 से 10 वीडियो अपलोड कर देते हैं, ठीक है? तो आपके पास नोटिफ़िकेशन मे बी ना जाए, लेकिन इस ग्रुप में आपको मैं उस वीडियो का लिंक ज़रूर भेज देता हूँ। वहाँ से तो आपके पास वो नोटिफ़िकेशन आ ही जाएगा, है ना? तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप सारे बच्चे ज़रूर से जॉइन करना। बाकी मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में, अगली वीडियो में। यहाँ पे आई बटन के अंदर आप सारे बच्चे एक प्लेलिस्ट चेक कर लेना आपके मिड टर्म एग्जाम के सिलेबस की, वहाँ पे मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।